हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी वेलकमिंग ऑल ऑन समर्थ आईएएस एंड जुडिशरी। देखिए, कॉपीराइट लॉ को आज खत्म कर देंगे। कल से अपन पेटेंट स्टार्ट करेंगे और शायद ट्रेड सेक्रेट लॉ भी जल्दी खत्म कर दूंगा। तो जितना पॉसिबल हो पाएगा पेपर से पहले आप सबको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो कॉपीराइट लॉ में कुछ केसेस रह गए हैं, कुछ केसेस की बात कर लेते हैं और कुछ और टर्म्स रह गए उसके बारे में बात कर लेंगे। ऑफेंसेस रेमेडी की बात करनी बाकी रह गई थी, तो इसके साथ आपका कॉपीराइट आज खत्म हो जाएगा। तो दिस इज समर्थ आईएएस एंड जुडिशरी, जहाँ पे आपको तमाम सारी चीज़ें मिलती हैं जुडिशरी से रिलेटेड, सेमेस्टर से रिलेटेड आपके। और बहुत जल्दी आपके सेमेस्टर्स के भी और आने वाले सेमेस्टर्स के भी वीडियो जल्दी बनाऊंगा। आईपीसी कॉन्टेक्ट और टॉट्स वगैरह भी जल्दी पढ़ाने वाला हूं मैं आपको। तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए अगर पसंद पड़ता है, को पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ दुनिया को और भी बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। दैट इज़ हाउ यू कैन हेल्प मी, ठीक है। ये मेरे लिए बहुत उम्मीद की बात होगी जब आप लोग मुझे इस तरीके से सपोर्ट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ एक टर्म्स रह गए थे, कुछ एक बातें रह गई थी। तो जो चीज़ आज डिस्कस करने वाले हैं वो जैसे देख लीजिए, कुछ केसेस हैं। इंटरटेनमेंट नेटवर्क एक लिमिटेड का केस रह गया आपका, फिर इवेंट इंटरटेनमेंट का एक केस रह गया, तो वो देख लेंगे। कुछ केसेस हैं, उसके अलावा कुछ रेमेडीज़ की बात करेंगे, ऑफेंसेस की बात करेंगे, फिर ब्रॉडकास्टिंग की बात कर लेंगे और मिसलेनियस फेयर डीलिंग्स की बात करके क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे कॉपीराइट का, ठीक है। एक ओवरव्यू आप लोगों को मिल जाएगा इससे। देखिए, जब हम रेमेडीज़ की बात करते हैं तो रेमेडीज़ मतलब किस चीज़ की रेमेडीज़? कॉपीराइट एक्ट के अंदर आपने क्या करा, कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट करा। किसी भी कॉपीराइट के अधिकार का क्या करा आपने, उसके साथ जो बंडल ऑफ राइट्स आते हैं उसका आपने क्या करा, इन्फ्रिंजमेंट करा। तो कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ रेमेडीज़ होंगे, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी जिसके अंदर आपको डील किया जाएगा, आपको ऑफेंसेस की ट्रीट किया जाएगा। जब सेक्शन 54, सेक्शन 55 वगैरह को आप पढ़ोगे उसमें बातें लिखी रखी है काफ़ी सारी। तो आगे देखते हैं, कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द एक्सप्रेशन ओनर ऑफ द कॉपीराइट। मैंने आपको पहले भी बताया, ओनर ऑफ द कॉपीराइट के पास एक्सक्लूसिव लाइसेंस होता है, या फिर एक्सक्लूसिव लाइसेंसी जिसको बोलते हैं ना, जिसके पास पावर होता है लाइसेंस देने का, या फिर जिसके पास एक्सक्लूसिव लाइसेंसी है, जिसके पास सारे के सारे लाइसेंसेज हैं, वो ओनर हो गया। उसके अलावा जो पब्लिशर होता है, मान लीजिए कोई ऐसा वर्क है सीडोनोमस है जिसका कुछ पता ही नहीं है, ऑथर कौन है, एनोनिमस ऑथर है, कोई नाम पता ही नहीं पता चल रहा उनके बारे में, तो उसमें जो पब्लिशिंग एजेंसी है जो पब्लिश कर रहा है वो उस समय के लिए उसका ओनर हो जाता है। ये डेफिनेशन हमारे काम की चीज़ें याद रखिएगा कि इन द केस ऑफ एनी एनोनिमस और सीडोनिमस लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क द पब्लिशर ऑफ द वर्क, तब तक जब तक कि उसका पता नहीं चल जाए कि एनोनिमस टर्म्स में एनोनिमस जो नाम है वो है कौन एक्चुअली में, तब तक ओनर किसको माना जाएगा, पब्लिशर को माना जाएगा। एंड एज सुन एज जैसे आपको पता चलता है कि नहीं इसका जो ओनर है वो कोई और है, तो उसके बाद ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, सेक्शन 55 कहता है सिविल रेमेडीज फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। जैसे ही कॉपीराइट होता है तो उसके केस में सिविल रेमेडीज का एक कॉन्सेप्ट है। वो क्या कहता है कि वेयर कॉपीराइट इन एनी वर्क हैज़ बीन इन्फ्रिंज्ड द ओनर ऑफ द कॉपीराइट। जब भी आपको लगता है कि आपका जो कॉपीराइट है, कॉपीराइट के साथ जो अधिकार आए हैं उसका इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, तो आपके पास कुछ एक सिविल रेमेडीज होते हैं, जैसे कि इंजंक्शन इशू करवा सकते हो आप, परमानेंट, टेम्पररी डैमेजेस मांग सकते हो आप, अकाउंट्स कंपनसेशन मांग सकते हो आप। उसके अलावा अदरवाइज और जो भी आपको जो केसेस हैं या फिर जो भी फैक्ट्स है उसके बेसिस जो बोर्ड्स को लगता है, कोर्ट को लगता है, वो प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ओवरऑल आप बेसिकली इंजंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कॉपीराइट। उसके अलावा डैमेजेस और कंपनसेशन होता ही है। एंड एट द सेम टाइम अगर ये भी कहता है, प्रोवाइजो कहता है सेक्शन 55 का, कि अगर जो डिफेंडेंट है वो प्रूफ कर देता है कोर्ट में कि जब वो कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट कर रहा था उस दिन उसको पता नहीं था कि कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट कहलाएगा, ये चीज़ कॉपीराइट की इन्फ्रिंजमेंट होगी, विद सर्टेन रीजनेबल ग्राउंड्स आपको बताना पड़ेगा, बिलीविंग का कि ऐसा करने से कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा, ये बात आपको बतानी पड़ेगी। और जैसे ही आप बताते हो उसके बाद जो प्लेंटिफ होता है वो आपसे किसी तरीके का डैमेज वगैरह नहीं मांग सकता, सिर्फ और सिर्फ क्या मांग सकता है, इंजंक्शन मांग सकता है कि ठीक है आगे से तुम ऐसा मत करना। अभी के बाद जो भी चीज़ें वो इंजंक्शन प्रोवाइड कर दी जाती है। उसके अलावा अगर कुछ प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं तो उस प्रॉफिट से रिलेटेड जो भी पैसा वगैरह होता है उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो ओवरऑल डैमेजेस और कंपनसेशन एसेस नहीं मिलता अगर उसने प्रूफ कर दिया कि सर मुझे पता नहीं था कि इसके कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। इसी में आगे कहता है, जब आगे पढ़ोगे आप तो कहता है कि वेयर इन द केस ऑफ अ लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क फॉर द सब्जेक्ट ऑफ अदर थिंग्स, जो कॉपीज़ वगैरह जो पब्लिश हो गई हैं उस कॉपी से रिलेटेड जो भी ऑथर है, जो पब्लिशर उस समय के लिए, वो इसको क्लेम कर सकता है कि सर इसका अभी कोई नाम पता नहीं है। वही जो प्रोवाइजर्स ऊपर में लिखा हुआ है ना, जिसको मैंने अभी आपको बताया था कि जो सीडोनोमस लिटरेरी वर्क होता है, उसी को दिमाग में रखते हुए यहाँ पे भी वो बात कही गई है। तो ओवरऑल जो कॉस्ट वगैरह होता है कि नहीं कितना पैसा खर्च होगा, क्या उसका प्रोसीजर होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट होता है। कोर्ट डिसाइड करके बताएगी कि किस तरीके से सिविल रेमेडीज का जो प्रोसीजर है आगे वो प्रोसीड किया जाएगा। जो कॉस्ट वगैरह होते हैं, जो पैसा वगैरह लगता है, उसके बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अपने दिमाग में रखिएगा। आगे देखते हैं, कहता है सेक्शन 56 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ सेपरेट राइट्स
एक बात बहुत ही आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप जब केसेस वगैरह की बात करते हो, कॉपीराइट की बात करते हो, तो मान लीजिए कुछ ऐसा चीज़ बनाया आपने जिसके एक पार्ट पे आपका अधिकार है, एक पार्ट पे दूसरे का अधिकार है, तो ये एक व्यक्ति जो क्लेम कर रहा है, अगर ऐसी कोई जॉइंट ऑथरशिप की बात करें, जॉइंट ओनरशिप की बात करें, वैसे ओनरशिप में मैंने आपको बताया कि डिस्टिंक्ट वर्क दिखना नहीं चाहिए। अगर डिस्टिंक्ट वर्क दिख रहा है तो वो जॉइंट ओनरशिप नहीं है। फिर अभी के लिए अगर मैं बात बताऊं, मान लीजिए एक सेकंड के लिए कि 2-3 लोगों ने मिलकर कोई चीज़ बनाई, कोई वर्क बनाया, उसमें वो चीज़ें डिस्टिंक्ट है, तो कॉपीराइट तो उसमें होगा पर अलग अलग होगा। तो जॉइंट ऑथरशिप, जॉइंट ओनरशिप नहीं बोल सकते उसको, मैंने पहले ही बता रखा है। पर एक व्यक्ति चाहे तो जितने पार्ट पे उसका अधिकार है उसका कॉपीराइट वो क्लेम कर सकता है। ये बात मेरा कहने का मतलब था सेक्शन 56 के अंदर, प्रोटेक्शन ऑफ सेपरेट राइट्स। आप अपने अपने कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का एज अ ऑथर, इंडिविजुअल ऑथर भी आप क्लेम कर सकते हैं। उसी तरीके से ऑथर्स स्पेशल राइट्स भी है कि इंडिपेंडेंटली ऑफ द ऑथर्स कॉपीराइट एंड इवन आफ्टर द असाइनमेंट इधर होली और पार्शियली ऑफ द सेड कॉपीराइट द ऑथर ऑफ अ वर्क शैल हैव द राइट। मान लीजिए कि आपने किसी को असाइन कर दिया, आपने किसी को ओनर से लाइसेंस दे दिया, पर उसके बावजूद आपको लगता है कि नहीं, ये जो इसके एक्टिविटीज़ से ना, ये जिस तरीके से काम को पब्लिश कर रहे हैं, काम को मार्केट में लेकर आ रहा है, दुनिया के सामने दिखा रहा है, उससे मेरे इमेज को प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। आपको याद होगा एक केस बताया था मैंने आपको बहुत पहले फर्स्ट सेकंड वीडियो में कि उसमें पेंटिंग वगैरह की बात बताई थी मैंने, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चला जाता है वो चीज़, वो कॉपीराइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिल जाता है। पर जिन्होंने पेंटिंग बनाई थी वो मैन्यूस्क्रिप्ट, मैंने अगर आपको बताया मूरल पेंटिंग, तो उसका अधिकार जो होता है वो वापस उनको दिया जाता है, क्योंकि वो क्लेम करते हैं कि आपके इस बिहेवियर से, क्योंकि आप विज्ञान भवन में चेंजेस कर रहे हो, उसकी वजह से जो मेरी पेंटिंग है, मूरल पेंटिंग जिसको मैंने बनाई थी, उसको डैमेज हो रहा है। तो इस केस में कहते हैं कि ऑथर्स का स्पेशल राइट्स का भी एक कॉन्सेप्ट है सेक्शन 57 के अंदर कि आप क्लेम कर सकते हो कि आपके काम को भले ही कॉपीराइट किसी और को मिल गया, ओनर किसी और है, कोई और है, असाइनमेंट किसी और को है, लाइसेंस किसी और के पास है, पर आपके इमेज को प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वो चीज़ आपने बनाई है। ठीक है, कोई आगे कहता है सेक्शन 58 राइट्स ऑफ ओनर अगेंस्ट पर्सन्स पजेसिंग और डीलिंग विथ इन्फ्रिंजिंग कॉपी। कोई मान लीजिए कोई कॉपी इन्फ्रिंजमेंट कॉपी के साथ डील कर रहा है, कोई है ना पोजेशन के साथ डील कर रहा है, कोई और भी ऐसी चीज़ें हैं, तो उसके खिलाफ जो ओनर होता है कॉपीराइट का, उसके पास कुछ कुछ अधिकारी दे रखी है, वो इसमें सारी चीज़ें बता रखी हैं कि इन्फ्रिंजिंग कॉपीज ऑफ एनी वर्क इन विच कॉपीराइट सबसिस्ट एंड ऑल प्लेट्स यूज और इंटेंडेड टू बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सच इन्फ्रिंजिंग कॉपीज shall be deemed to be the property of the owner of the copyright who accordingly may take proceedings for the recovery of possession। आप रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए क्या कर सकते हो, कोर्ट में फाइल कर सकते हो। इंजंक्शन के अलावा अगर हम बात करें तो रिकवरी ऑफ पोजीशन, उसका पोजीशन मुझे मिल जाना चाहिए। ठीक है, इस बात के लिए भी आप कर सकते हो, वो प्रूव करना पड़ेगा कि इसके ओनर आप हो। ठीक है, उस तरीके से सेक्शन 59 कहता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन रेमेडीज इन केस ऑफ वर्क्स फॉर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर वगैरह में जब कोई काम करते हो आप, तो उसमें जो रेमेडीज़ वगैरह अवेलेबल होती हैं उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है। लेट से घर बना रहे थे, अब वो घर का स्ट्रक्चर जो है ऐसा कि कुछ कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मान लीजिए कोई नेशनल आर्किटेक्चर है, उसके साथ मैच कर रहा है, तो कोई ये नहीं जाके कह सकता कि सर उस बिल्डिंग को बनने से रोक दिया जाए। नहीं, इस तरीके का कोई इंजंक्शन इशू नहीं करवा सकता कि बिल्डिंग को आधे में रोक दिया जाए, ये चीज़ें इशू नहीं करवा सकता। ठीक है, कहता है द कॉपीराइट शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू ऑब्टेन एन इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सच बिल्डिंग और स्ट्रक्चर और टू मेंटेन और टू ऑर्डर इट्स डिमोलिशन। ऐसा काम नहीं करवा सकते आप। ठीक है, आगे कहता है सेक्शन 60 को देखो आप, रेमेडी इन द केस ऑफ ग्राउंडलेस थ्रेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। मान लीजिए जानबूझकर बेवजह आपके पास कोई कुछ है ही नहीं, कोई अधिकार ही नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, और बेवजह आप ऐसा क्लेम कर रहे हो कि नहीं ओनर मैं हूँ, ऑथर मैं हूँ, और आप जो है वो इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हो, तो उस तरीके के भी रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है, और जो ऑर्डर वगैरह इंजंक्शन होता है वो चीज़ इशू नहीं की जा सकती। ठीक है, तो कुछ कई बार ग्राउंडलेस थ्रेट्स भी तो होती है ना कि मैं तुम्हारे ऊपर कॉपीराइट क्लेम कर दूंगा, भले ही आप उसके कॉपीराइट ओनर हो चाहे ना हो, तो उस केस में भी बात कर रखी है हमने। ठीक है, सेक्शन 60 में कहता है कि उसको किस तरीके से डील करेंगे। कोई भी डिक्लेरेटिव सूट द एलिज्ड इन्फ्रिंजमेंट टू विच द थ्रेट्स रिलेटेड वाज नॉट इन द फैक्ट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी लीगल राइट्स ऑफ द पर्सन मेकिंग सच थ्रेट्स एंड मे इन सच सूट ऑब्टेन एन इंजंक्शन अगेंस्ट द कंटिन्यूएंस ऑफ सच थ्रेट। आप उस थ्रेट के खिलाफ इंजंक्शन इशू करवा सकते हो कि तुमने आज के बाद कोई थ्रेट नहीं दे सकते मुझे। रिकवर सच डैमेज, अगर कोई डैमेज होता है उस थ्रेट से, ग्राउंडलेस थ्रेट से, तो भी आप कह सकते हो एज ए डिफेंडेंट कि किसी और ने आपके ऊपर ग्राउंडलेस थ्रेट करा है, बेवजह का क्लेम कर रहा है आपके ऊपर कॉपीराइट का। ठीक है, आगे देखते हैं सेक्शन 63 जो कहता है ऑफेंसेज ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट और अदर राइट्स कन्फर्ड बाय दिस एक्ट। कहता है एनी पर्सन हु नोइंगली, जानबूझकर इन्फ्रिंज करता है और अवेट करता है इन्फ्रिंजमेंट को, या तो बढ़ावा देता है, कैसा, कॉपीराइट में, या फिर कोई और राइट जो कॉपीराइट के साथ जो बंडल ऑफ राइट्स आपको मिलते हैं उसके साथ अगर आप किसी भी तरीके का कुछ ऐसा इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हो, कुछ ऐसा जानबूझकर आप इन्फ्रिंजेज कर रहे हो, तो उसको ऑफेंस माना जाता है। सेल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 months but which may extend to 3 years and with fine which shall not be less than 50,000 rupees but which may extend to 2 lakh rupees। आगे कहता है
प्रोवाइजो दैट जहाँ पे ऐसा कोई इन्फ्रिंजमेंट है, कोई ऐसा गेन के लिए नहीं बनाया गया था, कोई पर्सनल गेन के लिए, कोई ट्रेड वगैरह के लिए, कोई बिजनेस के लिए, या फिर कोई ऐसा आपके पास ऑप्शन है जो दिखा सकते हो आप कोर्ट में कि सर मैंने तो ऐसा कुछ टारगेट करके नहीं बनाया था कि मैं अगर इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा एक कॉपी तो मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा। उस केस में 6 महीने से कम का भी प्रावधान सजा का है और 50,000 से कम जो फाइन है वो भी लगाया जा सकता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग में मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ ऐसा इन्फ्रिंजमेंट वगैरह का कॉन्सेप्ट लगता नहीं है। सेक्शन 63 है, देखिए इन्हांस्ड पेनाल्टी ऑन सेकंड एंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शंस। अगर बार बार आप कर रहे हो, कन्विक्शन कर रहे हो, बार बार अगर आप सेकंड कन्विक्शन हुआ आपका, बार बार कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हो तो सजा का प्रावधान 1 साल हो जाता है और बढ़ के 3 साल भी हो सकता है, और जो फी है फाइन है वो 2 लाख रुपये तक का बढ़ सकता है। पर कुछ केसेस में कम भी हो सकता है, वो दिखाना पड़ेगा कि कोई ऐसा गेन आपको नहीं हुआ है, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है। ठीक है, आगे कहता है सेक्शन 63 भी, नोइंग यूज ऑफ इन्फ्रिंजिंग कॉपी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम टू बी एन ऑफेंस। अगर कोई सा कंप्यूटर प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ अगर ऑफेंसेस कर रहे हो आप तो उसमें 7 दिन से कम का सजा का प्रावधान नहीं है, बल्कि मतलब 7 दिन से और लगभग 3 साल तक के सजा का प्रावधान है। पर वही अगर गेन वगैरह नहीं है तो 7 दिन से कम का भी सजा आपको दिया जा सकता है। वो कोर्ट वगैरह के ऊपर डिपेंड करता है कि सर मैंने भले ही कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट करा पर मेरा टारगेट ये नहीं था कि मैं इसे प्रॉफिट कमाऊँ, करोड़ों रुपये कमाऊँ, ऐसा कुछ नहीं था, तो वो प्रूव करना पड़ेगा आपको। अगर बात को समझ रहे हो, ये सारी रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, सिविल रेमेडीज़ वगैरह जो भी आपको मैंने आप बता दिया आज खत्म हो गई इसे रेमेडीज़ वगैरह का कॉन्सेप्ट। ओवरऑल इतना ही जानना है आपको। फिर वही लिखता है प्रोटेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजिकल मेजर्स भी एक इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 65A में क्या कहता है कि मान लीजिए किसी ने क्या करा, टेक्नोलॉजी का यूज करा और एक दिखावटी चेंजेस करे, तो सिर्फ और सिर्फ दिखावटी चेंजेस बच नहीं सकते। तो जो प्रोटेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजिकल मेजर्स हैं उसमें 2 चीज़ें हैं, या तो आपने जानबूझकर कुछ ऐसा चेंज करा है कि इससे क्या लगे दुनिया को कि हमने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करके चीज़ों को चेंज कर दिया, पर ओरिजिनलिटी वही है, तो आप बच नहीं सकते। पर अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे ओरिजिनलिटी बदल जा रही है, ठीक है, चीज़ें वही हैं पर दिख दूसरी नहीं हैं, या फिर उसका सेंट्रल आइडिया बस एक ही है पर उसके पीछे का और भी सारी चीज़ें बदल जाती हैं, तो बच भी सकते हो आप। पर डिपेंड करता है, दोनों चीज़ें हैं। अगर आपने टेक्नोलॉजी का यूज सिर्फ दिखावटी के लिए करा है तो नहीं बचोगे, पर अगर चेंजेस के लिए करा है, ओवरऑल चेंजेस के लिए करा है तो बच भी सकते हो आप। तो वही लिखा हुआ है इसमें, एनी पर्सन हु सर्कमवेंट्स एन इफेक्टिव technological measure applied for the purpose of protecting any of the rights conferred by this act with the intention of infringing such rights shall be punishable with imprisonment which may extend to 2 years and shall also be liable to the fine। पर उसके अलावा ये भी कहता है कि अगर कुछ ऐसा चीज़ आप कर रहे हो कि जिससे आपको चेंजेस मिल तो रहे हैं, पर एक लॉफुल इन्वेस्टिगेशन अगर होता है, ऑपरेटर हो, अगर कुछ ऐसा नेशनल सिक्योरिटी की बात है, कुछ जानबूझकर चेंजेस किए गए हैं जो कि आइडेंटिफिकेशन से मैच नहीं करती, चीज़ें बदल जाती हैं, तो आप बच भी सकते हो। तो दोनों केसेस मैंने आपको बताया। ठीक है, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का एज है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ होती हैं तो बच भी सकते हो, नहीं भी बच सकते हो, वो डिपेंड करेगा कि चेंजेस कितने आए हैं। ठीक है, चलिए अब एक केसेस को देखते हैं, कुछ केसेस इंपॉर्टेंट हमारे लिए। देवेंद्र कुमार रामचंद्र द्विवेदी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस क्या है। इसमें देवेंद्र कुमार रामचंद्र द्विवेदी साहब ने क्या करा था कि एक EPIL फाइल करा था गुजरात हाई कोर्ट में। इनको गरबा वगैरह के ओकेजन में गाने वगैरह बजाने थे, डीजे वगैरह बजाना था, कुछ सॉन्ग्स वगैरह बजाने थे। तो जो सामने जो बॉडी थी वो थी इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी। मैंने आपको कॉपीराइट सोसाइटी का कॉन्सेप्ट बताया है, कॉपीराइट सोसाइटी का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। तो उसी तरीके से एक कॉपीराइट सोसाइटी थी, उसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स थे जिन्होंने अपने अपने गाने वगैरह को क्या कर रखा था कि आपको मैं लाइसेंस देता हूँ कि आप मेरे गाने को अगर कहीं कुछ भी गलत इन्फ्रिंजमेंट होता है तो आप चेक करोगे और जब बॉडी आप क्या करोगे, मेरे गाने को प्रोटेक्ट करोगे, आई विल पे फॉर दैट। ऐसी करके एक बॉडी बनाई जाती है, कॉपीराइट सोसाइटी बॉडी बोलते हैं इसको। कॉपीराइट सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तो वही हुआ कि भाई जो इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी लिमिटेड था ना, एज अ सोसाइटी एज अ कॉपीराइट सोसाइटी, वो जो अपने मेंबर्स के जो भी राइट्स वगैरह थे कॉपीराइट से रिलेटेड, उसको बचाने के लिए वो बनाई गई थी बॉडी जो भी था। अब उसने क्लेम कर दिया कि सर ये तो गाना वगैरह नहीं बजा सकते मेरे बिना उसके लाइसेंस लिए। अभी कोर्ट पहुंच गई बात है कि सर गाना वगैरह बजाना पब्लिक में कौन सी ऐसी चीज़ है कि उसके लिए मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा, और गरबा ऐसा नेशनल आइडेंटिटी है, गुजरात की आइडेंटिटी है, और बहुत सारी बातें कि सर इस तरीके का। तो सेक्शन 52 उसमें तो मैंने आपको बोला सेक्शन 52 पढ़ने कि कौन कौन सी चीज़ें कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के अंदर नहीं आती है। ठीक है, उसमें एक टर्म है बोनाफाइड रिलीजियस फंक्शंस। अगर बहुत जेन्युइन रिलीजियस फंक्शन है कोई ऐसा गरबा टाइप का जो कह रहे थे ये, उसमें गाना वगैरह बजाओगे तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, ये बातें कही गई। दुर्गा पूजा गुजरात में पंडालों में अगर कोई गाना बज रहा है तो कोई नहीं कह सकता कि कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, वही बात ये कह रहे थे। उसके अलावा जो पिटिशनर्स थे वो कह रहे थे कि दैट पिटिशनर्स वर लाइक नो नीड ऑफ लाइसेंस फॉर बोनाफाइड रिलीजियस फंक्शन अंडर सेक्शन 52(1)(a), वही बात कह रहे थे। पर ये जो IPR वाले थे ना, इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी लिमिटेड वाले, ये कह रहे थे कि नहीं सर, इनको पिटिशनर्स को हमसे लेना पड़ेगा लाइसेंस, क्योंकि इन्होंने इस्टेब्लिश नहीं करा है कि कोई बोनाफाइड रिलीजियस फंक्शन है, कोई जेन्युइन रिलीजियस फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम
ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं जहाँ पे लाइव परफॉर्मेंसेज होंगे, गरबा होगा, डेफिनेटली होगा, और गरबा स्टेट का आइडेंटिटी भी मैं मानता हूँ, पर ये पैसे ले रहे हैं, ये एंट्री फी लेते हैं, ये कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं उस चीज़ का। तो कॉमर्शियल यूज कैसे बोनाफाइड रिलीजियस फंक्शन हो जाएगा? इनके अकॉर्डिंग ये कह रहे थे। अब दिल्ली गुजरात हाई कोर्ट ने बिल्कुल जेन्युइन तरीके से चीज़ों को सोचा, फिर कहा कि देखो बात ऐसा है, सेक्शन 52 आपको रोकता तो है कि आप रिलीजियस फंक्शंस वगैरह अगर कर सकते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के अंदर नहीं आएगा। बट एट द सेम टाइम आप क्या कर रहे हो ना, आप पेमेंट ले रहे हो, आप कॉमर्शियल यूज़ कर रहे हो, आप पैसे ले रहे हो, बंद कमरे में तो बजा नहीं रहे हो, कोई बंद कमरे में लाइव परफॉर्मेंस है तो आप करा नहीं रहे हो, ओपन में करा रहे हो, कम्युनिकेशन टू द पब्लिक करवा रहे हो, और आप क्या कर रहे हो, बिना लाइसेंस लिए आप उनके गाने का यूज़ कर रहे हो कॉमर्शियल गेन के लिए, अपने गेन के लिए, तो आप बच नहीं सकते यहाँ पे। ये बात कही गई गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा, दैट फेवर्ड IPRS एज द क्लेम मेड बाय द पिटिशनर वाज जस्ट टू हैव सम पर्सनल गेन, नथिंग फॉर पब्लिक इंपॉर्टेंस। आपने जो भी PIL फाइल करा है वो भी डायरेक्ट रिट पिटिशन फाइल करा है प्राइवेट बॉडी के खिलाफ, जो कर ही नहीं सकते थे आप, ये बात भी कही गई। और डेफिनेटली सेड एक्शन एग्जेम्प्ट्स लाइव परफॉर्मेंस बट नॉट फॉर कमर्शियल गेन। अगर कमर्शियल गेन के लिए कोई बात करी गई है उसको सेक्शन 52 के अंदर बचाया नहीं जा सकता, ये बात इन्होंने कहा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, बोनाफाइड रिलीजियस फंक्शंस होना चाहिए पर वो कमर्शियल गेन के लिए नहीं होना चाहिए, ये बात कही गई। तो इसमें एक टर्म होता है फेयर डीलिंग। सेक्शन 51 जब मैं आपको पढ़ा रहा था इन्फ्रिंजमेंट, मैंने उसमें एक बात बोली थी कि कुछ कॉपीराइट होते हैं, कुछ कॉपीराइट्स अधिकार होते हैं, उसमें आप फेयर डीलिंग कर सकते हो, मतलब कि कुछ हद तक आप चीज़ों को क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, पर वो डिपेंड करेगा किस हद तक। तो उसमें 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जब कोर्ट के पास ये चीज़ें पहुंचती है तो 3 फैक्टर्स वो हमेशा माइंड में रखते हैं। पहला, एक्सटेंट कितना है, किस हद तक उन्होंने कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट करा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि फेयर जो यूज हो रहा है उसके पीछे का पर्पस क्या है, क्या पर्पस क्या है, ठीक है। और मोटिव और पर्पस दो में तो अंतर है। मोटिव इन द सेंस कि क्या वो पॉजिटिव मोटिव के साथ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कर रहा था या जानबूझकर वो कर रहा था, मैलिशियस इंटेंट के साथ कर रहा था। पर्पस क्या है, कॉमर्शियल गेन है या पब्लिक गेन है, या पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात हो रही है, पब्लिक बेनिफिट की बात हो रही है, वो डिपेंड करेगा। तो इस केस में फेयर यूज करने का अधिकार तो है आपको सेक्शन 52 के अंदर कि आप बोनाफाइड रिलीजियस फंक्शंस को फेयर यूज तो कर सकते हो, पर मोटिव क्या था इनका, कॉमर्शियल गेन था, ये बात इनको पची नहीं। पर्पस क्या था इनको, ये जो रिलीजियस मैलिशियस इंटेंट था, मोटिव इनका तो मैलिशियस इंटेंट था, पर्पस क्या था, कॉमर्शियल गेन करना। ये तीनों चीज़ों को कोर्ट ने मद्देनजर रखते हुए इनको जो देवेंद्र कुमार रामचंद्र द्विवेदी थे उनके अगेंस्ट में जो फैसला सुनाया। तो 3 चीज़ें जो लास्ट में लिखी है ना, ये फेयर डीलिंग में इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। चलिए आगे कहता है, चांसलर मास्टर्स एंड स्कॉलर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड अदर्स वर्सेस रामेश्वरी फोटो कॉपी सर्विसेज एंड अदर्स। ये आपके ड्यू के साइड में ही पड़ता है। रामेश्वरी फोटो कॉपी पहले था 2012 में, अभी का तो मुझे नहीं पता वहाँ पे है कि नहीं। इसमें हुआ क्या था, देखिए बात को समझिए। इसमें 2012 का केस है। अब फोटो कॉपी की बात हो रही थी तो 3 पब्लिशिंग हाउसेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, टेलर फ्रांसिस प्रेस यूनिवर्सिटी के जो प्रेसेस थे, उन्होंने ये जो रामेश्वरी फोटो कॉपी सर्विसेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी दोनों के खिलाफ कोर्ट में बातें कही कि सर ये लोग हमारे कंटेंट का जेरॉक्स कॉपी बेचते हैं मार्केट में और हमारे कॉपी का बिना हमसे लाइसेंस लिए करते हैं। तो यही बात इसमें ही थी, क्या ये टेक्स्ट बुक पायरेसी कहेंगे इसको, क्योंकि ये तो क्लेम कर रहे थे कि सर टेक्स्ट बुक की पायरेसी कर रहे हैं वो। तो अब देखिए बात क्या है, जब सेक्शन 52(1) को आप पढ़ोगे ना, सेक्शन 52(1)(I) को पढ़ोगे तो कहता है द रिप्रोडक्शन ऑफ एनी वर्क इज, आप उसको रोक सकते हो, मतलब उस पर कॉपीराइट नहीं लगेगा अगर बाई ए टीचर और बाई ए पुपिल इन द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, अभी मैं बताऊंगा इसके मीनिंग, और एज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन एन एग्जामिनेशन और टू बी आंसर्ड इन द सच क्वेश्चंस। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इन्फ्रिंजमेंट के समय में अगर क्वेश्चन वगैरह में आंसर कर रहे हो, कोट वगैरह कर रहे हो, तो वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता है। पर इसमें मुद्दा सेकंड थर्ड का नहीं था, मुद्दा फर्स्ट था कि क्या कोई टीचर, क्या कोई स्टूडेंट इन द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर रिप्रोडक्शन कर रहा है किसी भी कंटेंट का, तो क्या कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होगा। तो कोर्ट ने क्या कहा वो सुनिए। कोर्ट ने कहा कि देखो ऐसा है, आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो कंटेंट उनके पास भी लिमिटेड है, लाइब्रेरियों में कंटेंट उनके पास भी लिमिटेड है। अब अगर कोई बच्चा उस लाइब्रेरी में से कुछ कॉपी उठाया और उसके जाके फोटोकॉपी करा के अपने पास यूज कर रहा है, तो कैसे हम कहेंगे कि वो गलत यूज के लिए कर रहा है, या उसने फोटो खींचा उसके बाद प्रिंट निकलवाया, तो कैसे कह सकते हैं। अब कोई फोटोकॉपी वाला जो दुकान है वो क्या कर रहा है, उसके पास कंटेंट है, कहीं से उसको चीज़ें मिली, उसके बाद उसको पब्लिश कर रहा है बच्चों के यूज के लिए। सो पब्लिक कॉन्टेक्स्ट को दिमाग में रखते हुए सेक्शन 52(1)(I) अप्लाई होता है। और यहाँ पे एक और बात कही कि इन द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये, क्योंकि ये बाई ए टीचर और बाई ए पुपिल का ये मतलब नहीं होता कि एक छात्र और एक टीचर की ही बात कर रहे हैं हम, एन इंस्टीट्यूशन और एक यूनिवर्सिटी की भी बात हम कर सकते हैं। यहाँ पे कोर्ट में गई, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया ये बात कि जब हम यहाँ पे बाई ए टीचर और बाई ए पुपिल कहते हैं तो इट्स नॉट लिमिटेड टू अ टीचर ओनली, और अब बच्चा एक सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट तक ही लिमिटेड नहीं है, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू यूनिवर्सिटी एज वेल। ठीक है,
अब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह क्या कर रही हैं, ड्यू वगैरह क्या कर रहे हैं कि अपने कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, अपनी पढ़ाई के दौरान ही, रिसर्च के दौरान ही आपके मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं, उसका फोटोकॉपी कर रहे हैं, उसका जेरोक्स कॉपी बेच रहे हैं, उसका जेरोक्स कॉपी बच्चों तक अवेलेबल करा रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि टेक्स्ट बुक पायरेसी है ये बात कोर्ट के द्वारा कही गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था। एक और बात कही गई कि जो फोटोकॉपी पोर्शंस ऑफ बुक्स बाय टीचर्स, स्टूडेंट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसको हम नहीं बोलेंगे कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हुआ, क्योंकि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट तो मैलिशियस इंटेंट के साथ होता है। फेयर डीलिंग के मतलब मैलिशियस इंटेंट हो गया, कॉमर्शियल गेन के लिए हो रहा है, तो ड्यू तो कोई कमर्शियल गेन तो कर नहीं रही इस चीज़ से। हाँ, उसके पास अगर चीज़ें अवेलेबल नहीं है और बच्चों के पास अगर वो चीज़ें, एक ही बुक है, अब उसकी जेरोक्स कॉपी लोग करवा रहे हैं, खरीद रहे हैं, कोई रामेश्वरी फोटोस्टेट वाली अगर कोई चीज़ करवा के बेच रहे हैं, तो उसको मैं नहीं कह सकते कि कॉमर्शियल गेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस के लिए, बच्चों की रिसर्च के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए है। ये बात कही गई बार बार कोर्ट के द्वारा। ठीक है, उसके अलावा क्या क्या कहेगा वो देखिए, नीचे लिखा हुआ। कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसा इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो उसका कोई भी कानून इसलिए तो नहीं बनाया जाता है कि चीज़ों का रिसर्च में अगर हम बोलें तो कुछ यूज के लिए, अच्छे बेनिफिट, अच्छे मोटिव के साथ यूज के लिए भी रोक दिया जाए। कोई ऐसा लेजिस्लेचर का तो कोई इंटेंट होता नहीं है। तो 4 बातें कोर्ट ने कही जिसको हम बोल सकते हैं कि अगर ऐसा होता है तो कुछ एक्ट्स कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में नहीं आएगा। जैसे फोटोकॉपीइंग पोर्शंस ऑफ बुक्स बाय टीचर्स, स्टूडेंट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उसको ये नहीं बोलेंगे कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हुआ। सेकंड पॉइंट कहता है मेकिंग कोर्स पैक्स ऑफ सच फोटोकॉपीड पोर्शंस ऑफ टेक्स्ट बुक फॉर अ कोर्स। अगर किसी कोर्स के लिए आप उस पूरी की पूरी जो फोटोकॉपी का पैकेज है, लेट से बहुत सारे 10-15 फोटोकॉपीज़ की बुक्स हैं, उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो आपके कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। ठीक है, उसका एक पूरा पैकेज चल रहा है, अगर मान लीजिए कॉलेज में की पढ़ाई इसी से हो रही है तो नहीं बोल सकते। आगे सेलिंग द सेड कोर्स पैक्स एट अ रीजनेबल प्राइस। अगर बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे बेचा जा रहा है, 2 रुपये, 4 रुपये, 10 पैसे, 15 पैसे पे अगर कोई बेचा जा रहा है, तो इट्स नॉट समथिंग दैट इज़ अ मैलिशियस इंटेंट। ठीक है, इट्स समथिंग दैट इज़ अवेलेबल टू द पीपल, बच्चों के पास आसानी से अवेलेबल है। आगे कहता है परमिटिंग फोटोकॉपिंग इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ईदर इन द लाइब्रेरी और थ्रू अ फोटोकॉपी सेंटर एंड चार्जिंग फॉर द सेम विल नॉट अमाउंट टू कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। ये बात कही गई कोर्ट के द्वारा, दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा। ये बात आपके दिमाग में जितनी जल्दी एडजस्ट हो जाए वो अच्छी बात है। ये बात कोर्ट ने कहा कि ये सब चीज़ें कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगी, टेक्स्ट बुक पायरेसी इसको नहीं बोलते। ठीक है, एक केस देखो, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, इसमें क्या हुआ कि कुछ बातें हुई कॉपीराइट सोसाइटी और उनके बीच में। एक तरीके का जो टैक्सिंग टैरिफ्स की बात होती है ना, कि जो कॉपीराइट सोसाइटीज़ होती है वो टैरिफ्स लेती हैं उनसे, मतलब जो भी उनके मेंबर होते हैं या जो भी लाइसेंस वगैरह जिनको देते हैं उनसे पैसा लेते हैं कि आपको इतने रुपये में वो चीज़ अवेलेबल कराई जाएगी। तो इशू कोर्ट तक यही पहुंचा था कि क्या जो कॉपीराइट एक्ट है अपना 1957 का, या जो कॉपीराइट रूल्स है 1958 का, वो कॉपीराइट सोसाइटीज़ को जो पावर देती है टैरिफ्स कंट्रोल करने का, फिक्स करने का, उसका कोई रूल्स एंड मेथड लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, मतलब वो क्या इनफ है डील करने के लिए। ये बात उठी थी इसमें, क्योंकि कॉपीराइट जो लाइसेंसेज वगैरह लेते थे ना कॉपीराइट सोसाइटी से, तो वो थोड़ा उनका कहना था कि आर्बिट्ररी प्राइसेस लेते हैं। तो ये बात कही गई कोर्ट के द्वारा, मतलब ये प्लेंटिफ्स के द्वारा। अब इस पर कोर्ट ने कहा वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या दिल्ली हाईकोर्ट ने जो भी बातें कही है, दिल्ली हाईकोर्ट में जो बातें कही जा रही थी कि क्या ये जो इतने सारे IPRS हैं, जो बॉडीज़ हैं, उसके अलावा जो इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी है और भी जो कॉपीराइट बॉडीज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं, क्या वो उनके पास प्रॉपर मेथड है, और भी मिनिस्ट्रीज़ वगैरह इन्वॉल्व थे इसमें, क्या उनके पास प्रॉपर मेथड है कॉपीराइट एक्ट के अंदर कि वो आर्बिट्ररी इंटेंट या आर्बिट्ररी तरीके से पैसे नहीं ले सकते लाइसेंस वगैरह देते वक्त। तो कोर्ट ने कहा कि देखो, जब आप कॉपीराइट एक्ट को पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। कॉपीराइट रूल्स 1958 में भी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से लिखी हुई हैं। जैसे सेक्शन 33A को पढ़िए, सेक्शन 33 में पढ़ा हुआ है कॉपीराइट सोसाइटीज़ का। सेक्शन 33A में कहता है टैरिफ अ स्कीम बाय कॉपीराइट बॉडीज़, कॉपीराइट सोसाइटीज़। जो कॉपीराइट सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पे मेंबर्स अपना रखते हैं, और मेंबर्स कॉपीराइट सोसाइटी को क्या बनाते हैं, ओनर बनाते हैं कुछ समय के लिए, कि आप हमारी चीज़ों के साथ डील करोगे, पैसे आप लोगे, पैसे के बाद जो प्रॉफिट है वो हमें दोगे, जो भी है अपना उनका अंदर की बात है। मुद्दा यही था कि क्या प्रोसीजर है उनके पास प्रॉपर। तो कोर्ट ने कहा कि हाँ प्रॉपर प्रोसीजर है। कैसे? कहता है सेक्शन 33A को पढ़ोगे तो आप कहता है कि एवरी कॉपीराइट सोसाइटी शैल पब्लिश इट्स टैरिफ स्कीम इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। बात खत्म हो गई कि जैसे प्रिस्क्राइब्ड किया गया है उसके अकॉर्डिंग उनको करना पड़ेगा। अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से तो उनको उसी तरीके से पब्लिश करना पड़ेगा। ये बात कही गई है सेक्शन 33A में। आगे कहता है कि एनी पर्सन हु इज एग्रीड बाय द टैरिफ स्कीम मे अप्लाई टू द अपीलेट बोर्ड एंड द बोर्ड में इफ सेटिस्फाइड आफ्टर होल्डिंग सच इंक्वायरी as it may consider necessary make such orders as may be required to remove any unreasonable element, anomaly और inconsistency therein। बिल्कुल खत्म कर सकती है कोई बोर्ड, जो भी अपीलेट बोर्ड है आपका। आगे कहता है
प्रोवाइडेड दैट द एग्रीव्ड पर्सन शैल पे टू द कॉपीराइट सोसाइटी एनी फी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड दैट हैज फॉलन ड्यू बिफोर मेकिंग एन अपील टू द अपीलेट बोर्ड एंड शैल कंटिन्यू टू पे सच फी अंटिल द अपील इज डिसाइडेड। आगे कहता है कि जो भी फिक्स एंड इंटरिम जो भी प्रोवाइडेड फॉर द अपीलेट बोर्ड मे आफ्टर हियरिंग द पार्टीज फिक्स एंड इंटरिम टैरिफ एंड डायरेक्ट द एग्रीव्ड पार्टीज टू मेक द पेमेंट अकॉर्डिंगली पेंडिंग डिस्पोजल ऑफ द अपील। मतलब कोर्ट ने क्या कहा ओवरऑल? कोर्ट ने कहा कि देखो ऐसा है कि देयर आर एनफ मेजर्स, देयर आर एनफ प्रोसीजर्स मेथड्स लेट डाउन इन द कॉपीराइट एक्ट, कॉपीराइट ऑर्डर्स, रूल्स जो भी है आपका 1958 का, उसमें सारी बातें लिखी हुई है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आर्बिट्ररी तरीके से कॉपीराइट सोसाइटीज़ वगैरह क्या करती हैं, पैसे लेती हैं लाइसेंस वगैरह देते वक्त, ये बात आप नहीं कह सकते, कोर्ट ने कहा। ठीक है, हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है सेक्शन 33A समझना, जो मैंने यहाँ पे आपके सामने लगा दिया है। ठीक है, ये चीज़ याद रहेंगी आपको इवेंट एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन के केस में, जब भी कॉपीराइट सोसाइटी का केस आए तो ऐसे लगाना आप। ठीक है, एक और केस है इसी से रिलेटेड, इंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लिमिटेड वर्सेस सुपर कैसेट इंडस्ट्री लिमिटेड का केस है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? इस केस में बहुत सिंपल सी बात हुई थी। अब रेडियो मिर्ची वाले गाना बजाते हैं, कुछ भी गाना बजाते हैं, अब बिना लाइसेंस लिए बजाते हैं वो। तो इसमें बात यही उठी थी कि क्या जो कंपलसरी लाइसेंसिंग है अंडर सेक्शन 31(2), मैंने कल पढ़ाया था आपको लाइसेंसिंग, क्या उसमें रेडियो मिर्ची वगैरह पे गाना बजाने के लिए जो कॉपीराइट बॉडीज़ हैं, कॉपीराइट अथॉरिटीज़ हैं, क्या वो कंपलसरी लाइसेंसिंग इशू करवा सकते हैं? बोल सकते हैं किसी को भी, किसी कॉपीराइट सोसाइटी को, किसी कॉपीराइट ओनर को कि आप कंपलसरी लाइसेंसिंग दो। मान लो वो बंदा नहीं देना चाह रहा, आपको रेडियो मिर्ची पे गाना बजाना है, तो आप कॉपीराइट अथॉरिटी वालों से कहिए कि सर इनको बोलिए ये गाना के लिए हमें क्या देंगे, कंपलसरी लाइसेंसिंग देंगे। तो क्या कोर्ट ऐसा कह सकता है? एक बात तो ये हुई थी। दूसरा बात ये कहा गया कि क्या अगर एक बार दे दिया गया है कंपलसरी लाइसेंसिंग किसी एक कंप्लेनेंट को, कल मैंने आपको बताया था कि जो कंप्लेन करता है उसी को दिया जाता है। पर दूसरी बात क्या हुआ था कि अगर ऑथर वगैरह का पता नहीं है और पब्लिशिंग होने के बाद ऑथर वगैरह का कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, तो किसी को भी दिया जा सकता है जनरलाइज टर्म में। पर एक मैंने बताया था सेक्शन 31, उसमें स्पेसिफिक मैंने आपको बताया था, स्पेसिफिक कि जो कंप्लेन करेगा उसी को मिलेगा। तो मान लो किसी एक व्यक्ति ने कंप्लेन करा, उसको तो मिल गया। अब वापस क्या सेम चीज़ के लिए कोई दूसरा व्यक्ति कंप्लेन करेगा तो उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा कंपलसरी लाइसेंसिंग? ये बात भी कही गई थी कोर्ट में। और एक और बात कही गई थी कि क्या जो कॉपीराइट बोर्ड है ऐसा डिसाइड करते हुए क्या क्या चीज़ों को दिमाग में रखेगा कि क्या वेदर टू इशू कंपलसरी लाइसेंस टू अ पर्टिकुलर पर्सन एंड द टर्म्स ऑन विच द कंपलसरी लाइसेंस में बी इशूड इंक्लूडिंग द कंपनसेशन, ये बातें कही गई। तो ओवरऑल जब कोर्ट ने डिसाइड करा तो कोर्ट ने कहा कि देखो ऐसा है कि कंपलसरी लाइसेंसिंग तो हम तभी दे सकते हैं ना जब आप हमारे सामने कंप्लेन करोगे। सिंपल बात तो यही कहता है कि टू एनी कंप्लेनेंट, जो कंप्लेन करेगा उसको कंपलसरी लाइसेंस दिया जाएगा आफ्टर सो मेनी थिंग्स, कैलकुलेट करने के बाद कि क्यों नहीं दे रहे, कारण क्या है, कंपनसेशन कितना चाहिए आपको, ओनर वगैरह से बात करने के बाद। तो रेडियो मिर्ची वाले केस में कोर्ट ने कहा कि देखो ऐसा है कि दुनिया के कन्वेंशन जिसको इंडिया ने साइन कर रखा है, मैं बताऊंगा आपको कभी, शायद इस पर नहीं पॉसिबल हो पाए तो जरूर कभी ना कभी कन्वेंशन के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे आपसे, बर्न कन्वेंशन वगैरह, रोम कन्वेंशन वगैरह के ऊपर पढ़ लेना आप लोग, या पॉसिबल हो तो मैं बता दूंगा। उसमें कहता है कि इन सब कन्वेंशन को दिमाग में रखते हुए कोर्ट ये कह सकती है कि कंप्लेनेंट को एक बार अगर इशू कर दिया गया किसी एक कंप्लेनेंट को, और दूसरा कंप्लेनेंट अगर आता है सेम बंदे को लेकर कि सर इसी टॉपिक पे मुझे भी चाहिए आपसे एक तरीके का क्या चाहिए, कॉपीराइट मतलब कंपलसरी लाइसेंसिंग, तो इशू कर सकती है कोर्ट। कोर्ट ने ये कहा कि दैट इज समथिंग दैट इज नॉट लिमिटेड टू अ सिंगल कंप्लेनेंट। बहुत सारे कंप्लेनेंट को इशू कर सकते हैं, पर वो स्पेसिफिक होगा, उसी कंप्लेनेंट जो कंप्लेन करेगा उसी के पास पावर होगा, स्पेसिफिक नहीं कह सकते हम। ठीक है, एक तो ये बात कही। उसके अलावा कोर्ट ने भी कहा कि क्या कंपलसरी लाइसेंसिंग अंडर सेक्शन 32 इशू किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि रेडियो मिर्ची पे गाना बजाने की जो है वो पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात है, पब्लिक नॉलेज की बात है, पब्लिक कम्युनिकेशन की बात है, लार्जर इंटरेस्ट की बात है यहाँ पे। तो जो आपका कॉपीराइट एक्ट है वो तो यही तो करता है कि एक तरफ पब्लिक इंटरेस्ट भी मैटर करे और दूसरी तरफ कॉपीराइट ओनर की भी बात हो, तो आपको कंपनसेशन दिया तो जा रहा है, फिर क्यों नहीं रेडियो मिर्ची वाले को बजाने दे रहे हो, ये बातें कही गई। ठीक है, कोर्ट ने आगे कहा कि जो भी साउंड रिकॉर्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है, लिटरेरी वाले से अलग है, और जो ड्रामा है, म्यूजिकल वर्क है उससे अलग है, और देयर इज नो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट दैट अ कंपलसरी लाइसेंस कैन बी ग्रांटेड ओनली वंस व्हेन द वर्क इज विथहेल्ड फ्रॉम द पब्लिक। मैंने बार बार कहा कि इस केस में ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ एक बार ही दे सकते हैं, अगर उस पर रिलेटेड कंप्लेन होगा तो दूसरा बार भी, तीसरी बार भी, चौथी बार भी, पांचवी बार भी दिया जा सकता है, अनलेस और अनटिल वो कंपनसेशन आपको प्रोवाइड किया जाए एज अ ओनर। आपकी बातें सही हो कि सर मैं इसलिए नहीं देता इनको मौका, जो भी एविडेंस आप प्रूफ करो, फिर आपको कंपनसेशन दिया जाएगा, प्रोटेक्शन जो भी आपको उन सारी चीज़ों के बाद इशू किया जा सकता है। तो मतलब साउंड रिकॉर्डिंग का कॉन्सेप्ट लिटरेरी ड्रामा से अलग है, लिटरेरी ड्रामेटिक और जो भी आपका म्यूजिकल वर्क है उससे अलग है साउंड रिकॉर्डिंग वाला, ये बात कही गई कोर्ट के द्वारा। आगे कहता है कि कंपलसरी लाइसेंस कैन बी ग्रांटेड इवन इफ द वर्क इज नॉट विथहेल्ड फ्रॉम द पब्लिक एंड इज मेड अवेलेबल टू द पब्लिक बट ऑन ओनर्स रिफ्यूजल टू परमिट अ ब्रॉडकास्टर टू ब्रॉडकास्ट द वर्क। Refusal also means demanding of the royalty or compensation which is high
और इम्पोजिंग अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन देयरिन। अगर अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, ज़्यादा पैसा मांग रहे हो, तो भी कंपलसरी लाइसेंसिंग इशू किया जा सकता है। कोर्ट ने इस केस में यही कहा था। ठीक है, ये सारी बातें आप तक पहुंचनी इंपॉर्टेंट थी। आगे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जब मैं आपको अभी स्टार्ट कर रहा था उसमें मैंने आपको बोला कि अपन इस केस की बात करेंगे। जैसे देखिए, मैकमिलन एंड कंपनी वर्सेस के एंड जे कूपर का केस है। इसमें बहुत ही सिंपल बातें करी गई थी। इसमें कहा सिंपली गया था कि अगर आप दिखावटी तरीके से चेंजेस करते हो तो आप नहीं बचोगे। कोर्ट ने यही कहा कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ दिखावटी तरीके से चेंजेस करते हो तो आप नहीं बचोगे। आपने ओरिजिनल आइडिया अगर सेम रखा, सब कुछ सेम रखा, बस चीज़ें चेंज कर दी थोड़ी बहुत, तो नहीं बच सकते। ये जो मैकमिलन वाला केस था उसमें यही बात कही गई थी। मैंने आपको रेफरेंस तब भी दिया था पढ़ाते वक्त। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक आज का देख लेते हैं, आज के बाद फिनिश कर देंगे कॉपीराइट को। कल से पेटेंट वगैरह की हम बात करेंगे, या फिर आज शाम में पॉसिबल होगा तो पेटेंट की बात करेंगे। ठीक है, इसमें कहता है राइट्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑफ परफॉर्मर्स। जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ब्रॉडकास्टर के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। ब्रॉडकास्टर के पास बहुत दिक्कतें भी होती है। अब GTV है, सोनी TV है, इतने सारे ब्रॉडकास्टर से मान लीजिए। अब वो कुछ चलाना चाहते हैं। किसी गाने को देखते नहीं होगी आप, जब यूट्यूब पे देखोगे तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे मैं बहुत देखता हूँ, उसमें कई बार म्यूट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं बताओ? वो कॉपीराइट क्लेम की वजह से। अब उन्होंने लाइसेंस तो ले रखा है नहीं, अब उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग का अधिकार तो ले रखा है नहीं, तो वो म्यूट करना पड़ता है उनको। ठीक है, वही कहता है सेक्शन 37 को पढ़िएगा आप। तो ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, वो गाना तो ऑलरेडी गाया जा चुका है, प्रोडक्शन तो हो चुकी है। आप क्या कर रहे हो? जब ब्रॉडकास्टर रिप्रोड्यूस कर रहे हो उस चीज़ को। तो कहता है एवरी ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन शैल हैव अ स्पेशल राइट टू बी नोन एज ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ इट ब्रॉडकास्ट। क्या द ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट शैल सबसिस्ट अंटिल 25 years फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग द ईयर इन विच द ब्रॉडकास्ट इज मेड। कहता है ये जो ब्रॉडकास्टिंग का रिप्रोडक्शन राइट है वो कम से कम शैल सबसिस्ट अंटिल 25 years फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग द ईयर इन विच द ब्रॉडकास्ट इज मेड। जिस साल ब्रॉडकास्टिंग की गई उसके लगभग 25 सालों तक वो अधिकार आपके पास रहता है। वैसे कॉपीराइट का अधिकार 60 साल रहता है, साउंड रिकॉर्डिंग में 60 साल तक ही रहता है। लेकिन अगर दूसरी चीज़ों में बात करें तो उस इंसान के मरने के भी 60 साल बाद तक रहता है। उसके लाइफ स्पैन तो रहेगा ही रहेगा, उसके मरने के 60 साल बाद तक रहता है जनरली, पर साउंड रिकॉर्डिंग में सिर्फ और सिर्फ 60 साल। ठीक है, उसमें उससे बियॉन्ड नहीं रहता। पर यह भी कहा गया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 60 साल के लिए अगर साउंड रिकॉर्डिंग को दिया गया तो उसके 60 साल के 61वें साल आप तुरंत उसकी कॉपीराइट की इन्फ्रिंजमेंट करने लगोगे। ये बात नहीं है। पर ऐसे कॉपीराइट 60 साल और लाइफ स्पैन, पर जो साउंड रिकॉर्डिंग होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ 60 साल, लाइफ स्पैन की कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें। आगे कहता है ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ अ ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट इन रिलेशन टू एनी ब्रॉडकास्ट any person who without the license of the owner of the right does any of the following acts of the broadcast or any substantial part thereof rebroadcast the broadcast or causes the broadcast to be heard or seen by the public on payment of any charges। कहता है जो ब्रॉडकास्ट का रिप्रोडक्शन राइट चल रहा है किसी ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड, कोई भी पर्सन बिना ओनर के लिए हुए लाइसेंस अगर उस ब्रॉडकास्टिंग का रीब्रॉडकास्टिंग करता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक बात बताऊँ, सोनी TV है मान लो, अब उन्होंने TV पे ले लिया था, लेट से यूट्यूब पे नहीं लिया हुआ मान लो, तो नहीं बजा सकते आप। आपने कहाँ लिया हो? TV पे लिया हुआ है, आप रीब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो ना, आप तो फिर से ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो, तो आप नहीं ले सकते। ये बात कही गई, आप नहीं कर सकते बिना उसके परमिशन के। मेक्स एनी साउंड रिकॉर्डिंग और विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ द ब्रॉडकास्ट, आप अगर फिर से कुछ ऐसा साउंड रिकॉर्डिंग वगैरह विजुअल रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो नहीं कर सकते आप। आगे कहता है कि सेल्स और गिफ्ट्स एंड कमर्शियल रेंटर और ऑफर फॉर सेल फॉर सच रेंटर एनी सच साउंड रिकॉर्डिंग और विजुअल रिकॉर्डिंग, तो भी आप नहीं कर सकते। ये बातें इसमें कही गई है कि अगर ऐसा आप करते हो तो आपने ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट का वायलेशन करा। एज ए ब्रॉडकास्टर भी आप नहीं कर सकते, खुद भी नहीं कर सकते आप, और दूसरे चीज़ों पे, और दूसरा तो कर ही नहीं सकता वैसे भी। अगर मान लो मैंने सोनी TV से, मान लीजिए मैंने किसी चीज़ का लिया प्रोडक्शन, मतलब वो ब्रॉडकास्टिंग का राइट, और किसी और को वो नहीं, जैसे कोई डेली सोप एक ही चैनल पे आती है, दूसरे चैनल पे नहीं आती मान लो, ठीक है। अब दूसरे चैनल वाले ने उसको चला दिया अपने चैनल पे, तो किसके राइट्स का वायलेशन हुआ? दोनों का हुआ। एक तो जिसने ब्रॉडकास्टिंग राइट पहले ले रखा था, मान लो GTV वाले ने ले रखा था, सोनी TV पे भी वो चीज़ चल गई, तो GTV का भी हुआ, और ओरिजिनल जो ऑथर है, जो सिंगर है, जो ओरिजिनल है, जो उसका ओनर तो ही एक, तो उसका भी हुआ। तो ब्रॉडकास्टर का भी राइट वायलेशन हुआ अगर किसी ने सब ब्रॉडकास्टिंग कर दी। तो टेनेंट का भी राइट हुआ अगर किसी ने सब टेनेंट क्रिएट कर दिया। मैं कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो एक तो ओनर तो होता ही अपनी जगह सर्वोपरि है, तो उसका तो हुआ ही हुआ। उसके बाद ब्रॉडकास्टर का भी हुआ राइट का वायलेशन अगर किसी ने सब ब्रॉडकास्टिंग कर दिया तो। और आप अपने आप भी नहीं कर सकते अगर आपने अधिकार नहीं ले रखा है उस चीज़ का ओनर से, तो ठीक है। ये बातें एग्रीमेंट में बहुत मैटर करती हैं, आज के समय में बहुत मैटर करता है कि सर मैं यूट्यूब पे भी करूँगा, TV पे भी करूँगा, हो सकता है Jio TV पे भी करूँगा, मोबाइल पे भी करूँगा, सारी बात आपको लिखनी पड़ती है, ठीक है। सेक्शन 38 परफॉर्मर्स राइट्स
वही लाइव कंसर्ट वगैरह। वेयर एनी परफॉर्मर अपीयर्स और इंगेजेज इन एनी परफॉर्मेंस ही शैल हैव स्पेशल राइट टू बी नोन एज परफॉर्मर्स राइट इन रिलेशन टू सच परफॉर्मेंस। द परफॉर्मर्स राइट शैल सबसिस्ट अंटिल 55 years फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग द ईयर इन विच द परफॉर्मेंस इज मेड। ठीक है, ये बातें इसमें कही गई थी। द परफॉर्मर्स राइट शैल सबसिस्ट अंटिल 50 years फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग द ईयर इन विच द परफॉर्मेंस इज मेड। उसके 50 सालों तक वो अधिकार आपके पास रहता है। कॉपीराइट लॉ खत्म हो गया आपका, पेटेंट स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको बेनिफिट हो रहा है एंड आई नीड योर ब्लेसिंग्स, योर सपोर्ट, देन यू कैन गिव मॉनेटरी सपोर्ट यूजिंग दिस स्कैनर एंड दिस नंबर। यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर एज वेल। यू कैन फॉलो ऑन द कंटेक्स्ट जो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग मी, थैंक यू सो वेरी मच।